हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चहल एकेडमी की प्रीलिम सीरीज़ के 2007 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। ये हमारी एकेडमी का एक इनिशिएटिव है जिससे आप PYQs को ठीक से अटेम्प्ट कर पाएँ, यूपीएससी की साइकोलॉजी में डाइव इन कर पाएँ और कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज़ भी देख पाएँ टॉपिक्स का कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने में हेल्प करेगा और आपको रिलेटिवली थोड़ा सा ईजियर कर देगा किन टॉपिक्स पर रिलेटिवली ज़्यादा ध्यान देना है और किन पर कम। ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक्स नाउ। ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन says consider the following statements in respect of financial emergency under article 360 of the constitution of India. So basically this is a direct question related to financial emergency. पहला statement बोल रहा है, a proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of the parliament. आसान भाषा में, अगर 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेज ने उस इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया तो इट विल सीज टू एग्जिस्ट और उसे फिर ख़त्म कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, या स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है, इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज़ कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ persons serving in connection with the affairs of the union but excluding the judges of Supreme Court and High Courts. यहाँ एक टर्म देखने को मिल रहा है आपको, एक्सक्लूडिंग। पूरा स्टेटमेंट इसी पर टिका हुआ है। पहला स्टेटमेंट पे आते हैं, उसके बाद विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंडर लगाई गई है, आर्टिकल 360 के अंदर हमारे देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की गई है तो वो प्रेसिडेंट के इम्पोजिशन के बाद 2 महीने के अंदर दोनों हाउस उसको, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा को बेसिकली उसे पास करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन 2 months और दैट टू बाई सिंपल मेजोरिटी। राइट, तो यही स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही बातें बताने की कोशिश कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। 2 महीने के अंदर आपको और राज्यसभा लोकसभा का अप्रूवल चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में जो मैंने आपको बताया, जो की पॉइंट इज एक्सक्लूडिंग, अगर यहाँ इंक्लूडिंग लिखा होता दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि सबकी सैलरीज कम कर सकते हैं, अलाउंसेस कम कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, केवल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को छोड़कर। नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कम की जा सकती है अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंडर सस्टेन कर रहे हैं या फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड है हमारे देश के अंदर। फॉर्चुनेटली अभी तक इन दी 75-76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी तक आपको कभी भी आर्टिकल 360 का यूज़ होता हुआ नहीं दिखा है। हमारे देश में आज तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, नॉट इवन इन 1991 जब हम एक BOP क्राइसिस से गुजर रहे थे और हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स आए थे। तो बाय दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर मस्ट बी ओनली वन, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट गलत हो चुका है कॉज ऑफ दिस एक्सक्लूडिंग टर्म। तो हमारे पास सही आंसर निकल गया है, फर्स्ट इज वन ओनली, दैट इज ए। एक्सप्लेनेशन में आपने देख लिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 360 के अंदर प्रोक्लेमेशन विल सीज टू एग्जिस्ट अगर उसे अप्रूव नहीं किया गया है विद इन द सेट पीरियड दैट इज ऑफ 2 months। दूसरी चीज, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है वहां इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की सैलरी है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। तो आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर विद इट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 नाम दे रखे हैं यहाँ, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स भारत के रह चुके हैं। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, रिगार्डिंग देयर मिनिस्ट्री दे होल्ड, रिगार्डिंग दी फॉर एग्जांपल चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, फॉर एग्जांपल CJIs, ex-CJIs, ex-CACs, ex-CAGs। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए क्या कौन कौन रहे हैं। अगर आपको उनका टाइमलाइन ना भी याद रहे तो एटलीस्ट नाम ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर देखने को मिल रही हैं। लेट्स इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारे पास 4 नाम हैं, VP सिंह, R वेंकटरमन, YB चवन और प्रणब मुखर्जी। इसमें पूछा गया कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ये चारों ही भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है D, 1, 2, 3, 4। इनके बारे में एक बार जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी।
वीपी सिंह का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1984 से 1987, इन्होंने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह सर्व किया था इस पीरियड के अंदर। एंड इवेंचुअली इसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। ये जाने जाते हैं मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ भी एम किया जिस टाइम उनका फाइनेंस मिनिस्टर वाला पीरियड चल रहा था। फिजिकल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, टैक्स एवेजन जैसे इशूज़ को कॉम्बैट करने की कोशिश करी, और साथ के साथ जो मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स है या जो मॉड वेड टैक्स सिस्टम है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, जिसने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था। मूविंग ऑन टू द सेकंड नेम, आर वेंकटरमन। आपको पता है ये बाद में चल के भारत के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। इन्होंने आर वेंकटरमन ने पोजीशन होल्ड करी थी 1980 से 1982, मतलब जो इंदिरा गांधी का टर्म था पोस्ट इमरजेंसी, उसके फर्स्ट 2 ईयर्स में जो आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं वो आर वेंकटरमन थे। इन्होंने फोकस किया था इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, हाई इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को टैकल करने में, और जो उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस बने हुए थे कॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, उसको टैकल करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। वेंकटरमन ने ऐसे मेजर्स भी इंप्लीमेंट किए थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर इंप्रूव होता हुआ दिखा, जिसमें इंक्लूडेड है हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट बिल, राइट। तो दिस वाज अबाउट आर वेंकटरमन। बाद में जाके ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी बने ड्यूरिंग 1990s, इन द अर्ली पीरियड ऑफ 1990। वाई बी चवन 1971 से लेकर 1975 तक ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस झेले हैं भारत के, जो क्यों उस टाइम पे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी चलता हुआ दिख रहा है आपको। 1967 में आपको एक वॉर होती हुई दिखी थी, इजराइल वर्सेस अरब स्टेट्स, जिसकी वजह से आपको एक मेजर ऑयल क्राइसिस आता हुआ दिखा था। अदर देन दैट, बांग्लादेश के लिबरेशन के टाइम पे जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसका भी एक मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। तो इन चीज़ों से भारत को बाहर निकालने में, इनसे बाहर नेविगेट करने में वाई बी चवन का एक मेजर रोल रहा है। साथ के साथ इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और ऑस्टेरिटी मेजर्स को भी सपोर्ट किया था, जिससे सरकार के खर्चे को, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल किया जा सके। लास्ट नाम है हमारे पास प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा को आप सब जानते हैं, इवन प्रेजेंट जनरेशन भी जानती होगी। ये 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। पहला टर्म था 1982 से 84 तक ड्यूरिंग द टाइम लाइन ऑफ इंदिरा गांधी के अंडर इन्होंने फंक्शन किया। उसके बाद दूसरा इनका पीरियड था 2009 से लेकर 2012 तक, जब ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की तरह फंक्शन कर रहे थे। ये वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। खैर अब तो निर्मला ताई आ चुकी हैं, निर्मला सीतारमन इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने भी आपको काफ़ी लंबे समय तक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भारत को सेवा करते हुए देखा है, या भारत को सेवा देते हुए देखा है। इन्होंने 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में किया है, जो मैंने जैसा आपको बताया, ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी एंड सेकंड टाइम फॉर मनमोहन सिंह। इनका फर्स्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के इनिशिएटिव्स देखने को मिले थे, और सेकंड टर्म में इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। ऑल दो जीएसटी इनके टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और उसे फाइनली इंप्लीमेंट किया गया 2017 में ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट, या मोदी एनडीए के जो फर्स्ट टर्म आया था 2014 से 2019 वाले टेन्योर में। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए भी जाना जाता है इन्हें। इसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ पर फोकस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर देन दैट, इनकी प्रेसिडेंसी भी टर्म रही है, ये बाद में चल के भारत के प्रेसिडेंट भी बने। रिसेंटली 2012 से लेकर 2017 तक आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने भारत के प्रेसिडेंट होने की का कार्यभार संभाला, और हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया फॉर 5 years फ्रॉम 2012 to 2017। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। MCA 21 is a major initiative taken up by the government of India in which one of the following areas? See, अगर आपने गवर्नेंस ढंग से नहीं भी पढ़ी है और बेसिक आपके पास एक आइडिया है कि किस तरीके से गवर्नेंस फंक्शन करती है हमारे देश में, तो MCA 21 इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का है, और ये MCA ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को ही सिग्निफाई कर रहा है, और ये 21 जो सिग्निफाई कर रहा है ये कर रहा है 21st सेंचुरी को, राइट। तो ये था किस लिए, जिससे बेटर तरीके से ई गवर्नेंस की तरफ हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर मूव कर पाए। तो हमारे पास सीधे सीधे जो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, FDI के लिए नहीं था ये, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट के लिए भी नहीं था। दिस इनिशिएटिव वॉज फॉर ई गवर्नेंस, इनिशिएटेड सो दैट ईजिली रजिस्टर किया जा सके। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बाहर की फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो इजीली आके हमारे यहाँ हमें एक्सेस कर सकें, हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझ सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो MCA 21 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। इट्स इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेयर 21 रिप्रेजेंट्स 21st सेंचुरी। जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21st सेंचुरी इनिशिएटिव है जो इंप्रूव करना चाहता है कॉर्पोरेट सेक्टर में गवर्नेंस पर्सपेक्टिव को। नेशनल ई गवर्नेंस का ये एक पार्ट है।
दूसरी चीज़ ये ईजी और सिक्योर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है सिटीजन्स को, प्रोफेशनल को और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को। साथ के साथ इसने ऑटोमेट कर दिया है प्रोसेस, जितना भी कंप्लायंस और एनफोर्समेंट का देखने को मिलता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर और एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कंपनी सेटअप करने में इंडिया के अंदर, और ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करता है, जिससे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को सपोर्ट कर पाएँ और फैसिलिटेट कर पाएँ, स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट MCA 21। आई गेस आई वॉज प्रीटी क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये जवाहरलाल नेहरू जी से, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, जवाहरलाल नेहरू वॉज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जब उनका अंत हुआ 1964 में, जब उन्हें हार्ट अटैक आया और उनको कार्डियक अरेस्ट के बाद वो डेथ हो गई उनकी, तो उस टाइम वो अपने 4th टर्म में थी। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, थोड़ी देर सोचिए और फिर मुझे बताइएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या रायबरेली से चुनाव लड़ते थे वो, ये भी हमें देखना है। जो पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हमें आते हुए दिखते हैं वो 1977 में आते हुए दिखते हैं। बेसिकली द स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट मोरारजी देसाई। पर क्या ये पहले नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे? इससे पहले कोई नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं आया था। मूविंग ऑन बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट, नेहरू जी वॉज इन 4 टर्म, बिल्कुल सही बात है। नेहरू जी का पहला टर्म था 47 से 52, ऑल दो वो इलेक्टेड टर्म नहीं था, लेकिन इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ टर्म। सेकंड वॉज 52 टू 57, थर्ड वॉज 57 टू 62, और 62 से 64 तक वो सर्व कर रहे थे, और 64 में अनफॉर्चुनेटली हमने अपने पहले प्रधानमंत्री को खो दिया था। तो ये 4 टर्म बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। उनकी डेथ के टाइम पे वो 4th टर्म में सर्व कर रहे थे। पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया, नो दिस इज नॉन्ग। वो फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर जो भारत के अंदर आपको ऑफिस अज्यूम करते हुए दिखे थे, वो मोरारजी देसाई ही थे, जिन्होंने 1977 में इस ऑफिस को होल्ड किया था। बाय दैट लॉजिक फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 and 3। तो 4th का करेक्ट आंसर इज डी, 1 and 3। लुकिंग एट द एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने आपको बताया 4th टर्म में थे, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया, और फर्स्ट को नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे वो, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी ने इलेक्शन जीते थे पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे थे, राइट। Moving on to question number 5th, which of the following Constitution Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center and in the state must not exceed 15% of the total number of the members of Lok Sabha and the total members of the members of Legislative Assembly of that state respectively। मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के ऊपर अप्लाई हुआ है, जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन 15%। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 15%। इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 15%। इसका कारण क्या है? सी, पहले तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है, उसके बाद मैं रीज़न बताऊंगा आपको ये 15% किया क्यों गया। इसका सही जवाब है 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग और लिमिटिंग द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% एंड नॉट मोर देन दैट। उसका मेजर रीज़न ये भी है कि जब आपको 1991 के बाद से, या मैं बोल सकता हूँ 1989 के बाद से कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होती हुई दिख जाती है। अब कोएलिशन पॉलिटिक्स में आपको चाहिए होता है पार्टीज़ का सपोर्ट। अब इस पार्टीज़ के सपोर्ट को लेने के लिए जो गवर्नमेंट, जो लार्जेस्ट पार्टी होती थी, वो पोर्टफोलियोज़ को या मिनिस्ट्रीज़ को बांटना शुरू कर देती थी, सो दैट वो सरकार बना सके। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि मिनिस्ट्रीज़ जो बांटी जा रही हैं वो मेरिट पे नहीं बांटी जा रही हैं, वो कन्वीनियंस और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बांटी जा रही हैं। और इस चक्कर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर था ये शूट अप कर जाता था काफ़ी ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है, गवर्नेंस हो नहीं पा रही। जो आज की डेट में जैसे हम बोल रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, एकदम उसका उल्टा पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिल रहा था जब तक ये लिमिट सेट नहीं की गई थी। तो हमने ये लिमिट 15% की इसलिए सेट करी जिससे कोएलिशन पॉलिटिक्स के अंदर मिनिस्ट्रीज़ को एज अ टूल, एज अ बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल ना किया जा सके। और उसका नंबर हमने फिक्स कर दिया 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मतलब अगर 550 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, तो उसमें से केवल 15% ही आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखने को मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमें मेंशन की गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ूँ, मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो बाकी ऑप्शंस में आपको अमेंडमेंट दिए गए हैं 93rd, 97th और 95th, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये तो हमने देख ही लिया है कि हमारा जो जवाब है वो 91st है। 2003 में ये एक्ट आया था। आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 के अंदर इसने एक क्लॉज ऐड कर दिए थे कि 15% से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता, राइट। अदर देन दैट इससे ये इंश्योर करा जैसे एफिशिएंसी
इंश्योर की जा सके और एक्सचेकर के ऊपर थोड़ा सा खर्चा भी कम पड़े। जितना ज़्यादा मिनिस्टर्स उतनी ज़्यादा सैलरीज और उतना ज़्यादा आपको एलोकेशन करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। तो उस चीज़ के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पैसा भी बचाने की कोशिश की गई थी और ये भी मेक श्योर किया गया था कि पोर्टफोलियोज जो हैं वो मेरिट पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, वो किसी भी तरीके से एक बार्गेनिंग टूल ना बने। 93rd अमेंडमेंट किसके साथ डील कर रहा है? 93rd अमेंडमेंट आया था हमारे पास 2005 में। इन्होंने आर्टिकल 15 के अंदर ये पावर दे दी थी सरकार को कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, बेसिकली रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया था जिसमें ये बोल दिया गया था कि फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सोशली एंड एजुकेशनली, याद रखिएगा इसमें इकोनॉमिक क्लासेस इंक्लूडेड नहीं है। इट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। दैट वाज डन बाय 93rd अमेंडमेंट इन 2005। 95th अमेंडमेंट हमारा बात करता है कि जो एंग्लो इंडियंस और SC ST का जो रिजर्वेशन था लोकसभा के अंदर, उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 26 जनवरी 2020 तक। और अभी आपने 2019 में ये देखा कि एंग्लो इंडियंस वाले रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है, SC STs वाले रिजर्वेशन को कंटिन्यू करा गया है इवन आफ्टर 26 जनवरी 2020। पर ये जो एक्सटेंशन था 2020 तक का, ये आपको 95th अमेंडमेंट से आता हुआ दिखा था। 97th अमेंडमेंट इज़ क्वाइट फेमस अमेंडमेंट जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड देखते हैं। इसने आर्टिकल 19 में चेंजेस किए, जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस वाला है उसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड कर दिया है। और दूसरा 9B आपको पार्ट ऐड होता हुआ देखा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले पर्सपेक्टिव में, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव इज जनरली रिलेटेड टू पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही जगह अपनी रिसोर्सेज को पूल करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंट्रीब्यूशन उसमें से बेनिफिट्स लेते हैं, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह देख सकते हैं। अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ द इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बोल रहे हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। ये सही है या गलत आप मुझे बताइए कमेंट में। रीजन बोल रहा है द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। राइट, अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है और क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। सी, पहला स्टेटमेंट तो हमें डायरेक्टली गलत दिख गया। रीजन बीइंग आर्टिकल 75 क्लियरली मेंशन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होंगे या कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे टूवर्ड्स लोकसभा। राज्यसभा के लिए वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर यहाँ केवल लोकसभा होता दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट। अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है। तो डेफिनेटली हमें ये तो पता चल गया है कि ए इज फॉल्स। Members of both the of Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to be the ministers of the union government. Definitely yes. अगर ये यूके सिस्टम होता तो शायद ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन हम इंडियन सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही मिनिस्टर्स आते हुए दिख जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो चुका है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। जैसा मैंने आपको बताया राज्यसभा इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, आर्टिकल 75 में ये मैंशनड है। और दूसरी चीज़ स्टेटमेंट ये ट्रू है, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से आपको मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हुए दिखते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे लल्लू क्वेश्चन आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में आते हुए नहीं दिखेंगे। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? हु वॉज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज जीवी मावलांकर। जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू देने जाओगे ना, भगवान करे आप जाओ डेफिनेटली, तो यूपीएससी भवन के बगल में जो आपको बिल्डिंग देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं मावलांकर भवन, जो इन्हीं के नाम पर रखी गई है। ये भवन है, वो जो बिल्डिंग बनाई गई है वो जीवी मावलांकर जी के नाम पर ही बनाई गई है। ये हमारे पहले लोकसभा स्पीकर भी थे। राइट, जैसा आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंक्शन करना शुरू किया। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरीके का काम कर रही थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रही थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी और जनरल लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रही थी। तो जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह मिलती थी तो उसे जीवी मावलांकर जी हेड करते थे स्पीकर। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलती थी तब उसे राजेंद्र प्रसाद जी हेड करते थे एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बात भी ऑलमोस्ट आपको आई गेस पता ही होगी, बट इट वॉज माई ड्यूटी टू क्लियर इट फॉर यू। मूविंग ऑन, ये जो आपको लिस्ट देखने को मिल रही है ये सारे लोकसभा स्पीकर्स की है। हमें ये देखने को मिल रहा है जो मावलांकर जी हैं, गणेश वासुदेव मावलांकर जी, इन्होंने 15 मई 1952 इलेक्टेड लोकसभा में
और अपनी डेथ 27 फरवरी 1956 तक, 1956 तक स्पीकर की तरह सर्व किया लोकसभा में। अगर एक टाइमलाइन देखने की कोशिश करें, जीवी मावलंकर फर्स्ट थे, सेकंड वाज एम एन कौल, थर्ड वाज सरदार हुकुम सिंह, फोर्थ वाज नीलम संजीवा रेड्डी, फिफ्थ वाज गुरदयाल सिंह ढिल्लन, सिक्स्थ वाज बालीराम भगत, देन इट वाज के एस हेगड़े, बलराम जाखड़, राबी रे, शिवराज पाटिल, श्रीनाथ मल्होत्रा, प्रमोद महाजन, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चैटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं ओम बिरला। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने हमारे लोकसभा स्पीकर्स की। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन इन योर कॉपी, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस दोबारा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पेपर 2007 का है और ऑलरेडी इस बात को 18 साल हो चुके हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि स्पीकर से रिलेटेड वापस क्वेश्चन आए इन सम अदर फॉर्म एंड थ्रू सम अदर लॉजिक। Moving on to question number 8, the chairman of the committee of public accounts committee is appointed by speaker of lok sabha। जो public accounts committee होती है जिसे हम PAC बोलते हैं, उसका जो स्पीकर है उसे लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है। ये सही है या बात नहीं है? We'll move to it after some time. Second statement is the committee on public accounts comprises of members of Lok Sabha, members from Raj Sabha and few eminent persons of industry and trade। सबसे पहले आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को समझने की ज़रूरत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हम बोलते हैं फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ कैग। ये बेसिकली कैग की रिपोर्ट को रीएनालाइज करती है पार्लियामेंट के अंदर, कि जो कैग ने रिपोर्ट प्रोवाइड की है, जो ऑडिट किया है, वो ठीक से किया है नहीं किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं, स्पेसिफिकली चेयरमैन, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही अपॉइंट करते हैं। तो पीएसी के चेयरमैन को स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करता है। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? जी बिल्कुल सही बात, 15 मेंबर इसमें लोकसभा के हैं, 7 मेंबर इसमें राज्यसभा के हैं, और अकॉर्डिंगली जो हमें एमिनेंट पर्सन्स देखने को मिलते हैं जिन्हें इंडस्ट्री और ट्रेड की नॉलेज है, उनको भी इसमें इंक्लूड करते हुए आप देख सकते हो। जनरली पीएसी का जो चेयरमैन होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। उसका रीज़न बीइंग, जिससे आपको जो ऑडिटिंग है, जो बेसिकली आपको एनालिसिस करना है क्या की रिपोर्ट को, वो ज़्यादा बेटर तरीके से किया जाए। क्योंकि अभी अपोजिशन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगी गवर्नमेंट की, तो शायद वो बेटर तरीके से डील करेगी इस चीज़ को कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस लगाया जाए, सरकार के खर्चे को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, सरकार के खर्चे को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। इसलिए पीएसी को आपको जनरली कन्वेंशन है, इट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दो, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन आपको आज की डेट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन ही देखने को मिलता है। मतलब फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए अभी पीएसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे राहुल गांधी जी, राइट। तो 15 लोकसभा से है आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं और कुछ एमिनेंट पर्सन्स भी आ सकते हैं। तो बाय दैट लॉजिक फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आता है सी, बोथ 1 and 2, राइट। बोथ 1 and 2 हमारे पास आंसर है। मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, इवेंचुअली उसके फंक्शंस के बारे में भी, और अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, वही आपको चेयरमैन भी बनते हुए दिखते हैं। लोकसभा से 15 मेंबर आ रहे हैं, राज्यसभा से 7 मेंबर आ रहे हैं और कुछ मेंबर्स इंडस्ट्री और ट्रेड से भी आ सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है भारत देश के अंदर। पहला स्टेटमेंट हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, सही है या गलत थोड़ी देर में देखते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी परमानेंट जज है हाई कोर्ट का, अगर वो रिटायर हो चुका है, तो वो किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट के सामने या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर मैं हाई कोर्ट जज हूँ और मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो क्या मैं अपने किसी भी कोर्ट के सामने जाके प्लीड और एक्ट नहीं कर पाऊंगा, किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड और एक्ट नहीं कर पाऊंगा? बात थोड़ी सी सुनने में ही एक्सट्रीम लग रही है, बट देखते हैं, कभी कभी एक्सट्रीम चीज़ें भी सच हो जाती हैं। पहला स्टेटमेंट आपको एकदम सही देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज का जो रिमूवल है वो एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस से होता है। किसी भी हाउस में आपको ये इनिशिएट होता हुआ दिखता है। मेजॉरिटी जो चाहिए आपको वो बेसिकली 368 वाली चाहिए, दैट इज 2/3 ऑफ, मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जस्ट अ सेक, more than 2/3 of present and voting plus more than total half of total strength of Lok Sabha या ऑफ द हाउस, जो भी आप हाउस जिस हाउस की भी कर रहे हो आप,
तो इससे अगर आप पास करा देते हो तो आपको जज रिमूव होता हुआ दिख जाता है। एक अलग प्रोसीजर है इसका, विच विल बी डिस्कसिंग इन सम अदर वीडियो, जहां आपको रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता हुआ दिखेगा। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर ऐसा कोई चीज़ आती है और आपको उसका जवाब चाहिए, पूरा प्रोसेस चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो से इन चीज़ों को फिर डिटेल में डिस्कस करना भी स्टार्ट कर सकता हूँ फॉर यू गाइस, इट्स ओनली फॉर यू गाइस। आपकी ही सेवा में बैठे हैं हम यहाँ। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो जी 1 तो ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि परमानेंट हाई कोर्ट जज किसी भी कोर्ट ऑफ अथॉरिटी के सामने प्लीड नहीं कर सकता, ये गलत है जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड और एक्ट कर सकता है, इनसे किसी भी नीचे अथॉरिटी में जाके वो नहीं करेगा। अगर कोई हाई कोर्ट जज है तो या तो वो हाई कोर्ट में करेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा, उससे नीचे अथॉरिटी के सामने वो प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता तो ये स्टेटमेंट सही होता, फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो 1 ओनली आ रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज एक तरीके से रिमूव किए जाते हैं, और जो परमानेंट हाई कोर्ट जज होता है वो प्लीड और एक्ट कर सकता है, लेकिन केवल अदर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, उससे किसी नीचे अथॉरिटी में नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। हमने ये भी बोल दिया कि रिमूवल प्रोसेस सेम है। इम्पीचमेंट देखने को मिलता है पार्लियामेंट में, वैसे ये इम्पीचमेंट टर्म इज़ नॉट करेक्ट। इम्पीचमेंट टर्म केवल प्रेसिडेंट के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। हम जजेस के लिए टर्म जो यूज़ करते हैं वो रिमूवल ही यूज़ करते हैं, राइट। इसके लिए मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, और ये प्रूवन मिसबिहेवियर जो कंडीशन है हटाने की, वो प्रूवन मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी की है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यादव का केस सुना, जब उनके अगेंस्ट एक रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट किया गया था। तो ये रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं। तो डू लुक एट द प्रोसीजर, जिस तरीके से इन्हें रिमूव किया जाता है। अगर नहीं तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन टू द नेक्स्ट वीडियोज। बस जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टेटमेंट 2 भी हमको पता है, हमने डिस्कस कर लिया है कि वो दे के आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन अदर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, उससे किसी नीचे अथॉरिटी में नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो ठीक से मैच आपको करेक्ट नहीं दिखता है। सबसे पहला है टी.एस. कृष्णमूर्ति, क्या वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। के.सी. पंत, क्या वो 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। ए.एम. खुसरो, क्या वो यूपीएससी के पुराने चेयरमैन रहे हैं। या फिर आर.सी. लाहौती, क्या वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इनमें से एक आदमी झूठ बोल रहा है, इनमें से एक स्टेटमेंट झूठ बोल रहा है, और वो झूठा हमें मिल चुका है, वो है सी। ए.एम. खुसरो फॉर्मर चेयरमैन नहीं रहे हैं यूपीएससी के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर देखने को मिल जा रहा है सी, ए.एम. खुसरो वाज नॉट द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। देख लेते हैं ए.एम. खुसरो थे कौन। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन ये कभी भी यूपीएससी के चेयरमैन नहीं थे। ये इन्हें एक एमिनेंट डिप्लोमेट की तरह भी देखा जाता है, एकेडमिशियन की तरह भी देखा जाता है। जर्नलिज्म में इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और पॉलिसी एनालिसिस में इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है 2003 अगस्त से पहले, जब ये हमसे विदा लेकर धरती माँ में विलीन हो गए। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स की तरह भी सर्व किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1957 टू 1974। इसके अलावा जो आपको टी.एस. कृष्णमूर्ति देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के। टाइम पीरियड क्या है इनका, 2004 से लेकर 2005, फरवरी 2004 से लेकर मई 2005 तक ये आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हुए दिखे थे, बनते हुए दिखे थे। 2004 के जो जनरल इलेक्शंस थे, इन्होंने ही उसे सिग्निफिकेंटली अच्छे से मैनेज किया था। के.सी. पंत जो हैं वो 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन देखने को मिल रहे हैं हमें, जो 1992 में कंस्टिट्यूट की गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका टास्क होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कितना पैसा स्टेट के पास रहेगा, कौन से स्टेट के पास रहेगा, किन कंडीशंस पे जाएगा, ये सब चीज़ें आपको फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती हुई दिखती है। बट इसकी जो एडवाइस होती है, वो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, दैट आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, और आर्टिकल 280 के अंदर हमें फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। लास्ट है हमारे पास आर.सी. लाहौती, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं जून 2004 से लेकर नवंबर 2005 तक। ये अपने जुडिशियल एक्यूमेन और इंडियन जुडिशरी के रिफॉर्म्स के कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अयोध्या 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 वॉज एबॉलिशन ऑफ बाबरी ढांचा। बाबरी के जो स्ट्रक्चर था उसको गिराने के लिए एक किताब लिखी गई बाई वन ऑफ आर अस्टवाइल पॉलिटिशियन। अब हमें ये देखना है वो अस्टवाइल पॉलिटिशियन कौन से हैं जिन्होंने ये अयोध्या 6 दिसंबर 1992 किताब लिखी है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस यूज़ करोगे, उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव,
और 2006 में उन्होंने ये बुक रिलीज़ करी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए कि किस तरीके से 6 दिसंबर 1992 या 1992 इनके लिए एक मेजर चैलेंज बन के आया और किस तरीके से उन्होंने उसे टैकल किया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ 11th इज पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने 6 दिसंबर 1992 अयोध्या किताब लिखी है और ये बुक पब्लिश हुई थी 2006 में, जो डिमोलिशन ऑफ बाबरी स्ट्रक्चर के से रिलेटेड है जो उस दिन हुआ था। नेक्स्ट चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट से, जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। मतलब आसान भाषा में कि जब भूदान मूवमेंट की, भूदान मतलब का मतलब क्या होता है, ज़मीन का दान। ज़मीन यानी आपकी जो खुद की टेरिटरी है या खुद की जो आपका प्रॉपर्टी है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप डोनेट कर रहे हो, वॉलेंटरी डोनेशन। दिस वाज नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दिस वाज अ वॉलेंटरी इनिशिएटिव बाई अ गांधीयन कॉल्ड विनोबा भावे। इन्हें हम फर्स्ट सत्याग्रही के नाम से भी जानते हैं। जब 1940 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज विनोबा भावे। अब हमें ये देखना है कि भूदान मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसका जवाब है पोचमपल्ली। भूदान मूवमेंट की शुरुआत पोचमपल्ली से की गई थी। पोचमपल्ली इज इन आंध्र प्रदेश, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था। आज की डेट में ये आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। राइट, तो हमारे पास जो भूदान मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है पोचमपल्ली। अभी भूदान मूवमेंट है क्या? देखो यार, लैंड रिफॉर्म चल रहे थे भारत में, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ हम बढ़ चुके थे। टारगेट किया गया था कि 50 मिलियन हेक्टेयर्स जो है ज़मीन वो दान में मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल 4 मिलियन हेक्टेयर्स ही आ पाई। तो हम बोल सकते हैं भूदान मूवमेंट वॉज अ फेलियर। इसका अगर सक्सेस आपको देखने को मिलेगा केवल वेस्ट बंगाल और केरला में देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फंक्शन करती हुई दिख जा रही थी। बाकी सारी जगह आपको भूदान और ग्रामदान मूवमेंट जनरली एक फेलियर की तरह ही देखने को मिले थे। खैर, 12th का आंसर है पोचमपल्ली। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भूदान मूवमेंट लैंड गिफ्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस आचार्य विनोबा भावे ने इसे इनिशिएट किया। कब किया? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ किया? पोचमपल्ली में किया। पोचमपल्ली इज़ अ विलेज, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, आंध्र प्रदेश की। अब वो तेलंगाना कहा जाने लगा है। ये मूवमेंट परसुएड करने के लिए था कि जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार थे या जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, कि वॉलेंट्री अपने लैंड का कुछ पोर्शन लैंडलेस लोगों को डोनेट कर दें। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दें, दिस वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, क्योंकि भारत के अंदर सॉरी, प्रॉपर्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है और लोग अपनी ज़मीन ऐसे नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। हमें ये देखना है कौन सा स्टेटहुड कौन से स्टेट को कब कब मिला क्रोनोलॉजी में। तो जिसको सबसे पहले मिला है वो सबसे पहले आएगा, जिसको सबसे बाद में मिला है वो सबसे बाद में आएगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो हम स्टेट उठा लेते हैं, नागालैंड, सिक्किम, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश। ईयर देखते हैं, नागालैंड बना 1963 में, सिक्किम बना 1975 में, हरियाणा बना 1966 में, अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। तो बाय दैट लॉजिक सबसे पहला आ जाएगा नागालैंड, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा सिक्किम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट कौन सा देखने को मिल रहा है? ऐसा स्टेटमेंट है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश मस्ट बी द करेक्ट क्रोनोलॉजी फॉर दिस आंसर। तो हमारा 13th का आंसर हो जाता है बी। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नागालैंड को नागालैंड एक्ट 1962 में के थ्रू बनाया गया था और ये बना था 1 दिसंबर 1963 में। इसके यूनिक कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से इसे एक अलग से स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया था 1966 के अंदर। बेसिकली पंजाब को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया था, हरियाणा अलग हो गया था। हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो हिल डिस्ट्रिक्ट थी उन्हें आपने हिमाचल प्रदेश बना दिया, सॉरी, और जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसे आपने पंजाब में रख दिया। 1966 में ये बना था, जिसकी वजह से हम इसे सेकंड नंबर पे रख रहे हैं। सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। सिक्किम वॉज अंडर चोग्याल डायनेस्टी, लेकिन वहाँ के लोग चोग्याल डायनेस्टी से खुश नहीं थे, तो वहाँ एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया और उस रेफरेंडम के अंदर लोगों ने इंडिया के साथ मर्ज होने की बात की और 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्किम को एज अ स्टेट की तरह अपने देश में इंक्लूड कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 में फुल स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया। उससे पहले ये नेफा की तरह देखा जाता था इस रीजन को, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और इसे यूटी का स्टेटस मिला हुआ था और 1987 में से फुल स्टेटहुड का स्टेटमेंट मिल चुका है एब्सोल्यूट तरीके से। राइट, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, अनदर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की स्टोरी की कहानी किसने लिखी है? BN राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्णा मेनन और VP मेनन। सी, इसका जवाब है VP मेनन।
वीपी मेनन वाज द फर्स्ट पर्सन। ये इन्होंने वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जो बेसिकली वल्लभ भाई पटेल मेनन ही है ये बेसिकली। वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनको अगर ये नहीं होते और 562 प्रोविंसेस जो थी, जिसमें से 562 प्रोविंसेस जो थी, जिसमें से 529 प्रोविंसेस इवेंचुअली हमने अपने अंदर जोड़ ली, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का देखने को मिलता है। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स के को इंक्लूड करने के लिए। ये वीपी मेनन जो हैं ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे, और इन्हीं के जो नाम वाले थे वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ मिलके इन्होंने ये काम किया था। बीएन राव कौन है? बेनेगल नरसिंह राव। ये जाने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह। तो अगर सवाल आता है हु वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो इसका आंसर है बीएन राव। नेक्स्ट हमारे तक को देखने को मिला सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी नाम से भी जाना जाता है। एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी रहे हैं। ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी थे, और स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी रिसेंट टाइम्स में पूछ चुकी है, राइट। नेक्स्ट इज़ वी के कृष्णा मेनन। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और इसे अपने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच के लिए इन्हें जाना जाता है। एक जो इनका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जिस टाइम पे जनरल थिमैया यहाँ फंक्शन कर रहे थे इन दी 1958-59, तो चाइना के थ्रेट को कहीं ना कहीं इन्होंने अंडरमाइन किया था, और ऐसा बोला जाता है कि इनकी मिसकैलकुलेशंस की वजह से इंडिया पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया था इंडो चाइना वॉर के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑपरेशन सुकून? आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ऑपरेशन सुकून, 2007 का क्वेश्चन है ये। तो उस टाइम पे कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ था, आपको अभी अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन सुकून। इसलिए 2007 के अंदर ये सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सुकून किस वजह से किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। क्या जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स थे इंडोनेशिया में उनको हेल्प करने के लिए था, या ये इंडियंस जो हैं या लेबनान में जो फंसे हुए थे इंडियन ओरिजिन पर्सन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओसीआई या एनआरआईज, उनको एवैक्यूएट करने का एक मिशन था, या यूनाइटेड नेशंस को के एफर्ट्स को असिस्ट करने का प्लान था जो सिविल वॉर चल रही थी दारफूर रीजन में नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, या फिर आंध्र प्रदेश के फार्मर्स को एक रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कराना था जो सुसाइड्स में मर चुके थे, उनकी फैमिली को रिलीफ पैकेज प्रोवाइड कराना था। देखिए इसका सीधा सीधा जवाब है, बिना इधर उधर घूमते हुए हम सीधे जवाब पे आते हैं। इसका सीधा जवाब है इवैक्यूएटिंग द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम लेबनान ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। आसान भाषा में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, और इसमें हमने इंडियंस को नहीं बचाया, हमने श्रीलंकन्स को भी बचाया, हमने पाकिस्तानीज़ को भी बचाया, हमने नेपालीज़ को भी बचाया, जो उस टाइम पे आपको लेबनान में देखने को मिल रहे थे। अब 2006 में आखिर ऐसा हुआ क्या था? 2006 में हुआ था ये ऑपरेशन। 2006 में आपको इज़राइल और हिजबुल्लाह की कन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लेबनान वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा वॉर प्रोन था और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बिगड़ चुका था। तो ऐसे टाइम पे इंडियन नेशनल्स को बचाने की जिम्मेदारी भारत की थी। तो उस टाइम पे आपको ये ऑपरेशन सुकून कंडक्ट होता हुआ दिखता है, जैसा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006 टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स एज वेल एज नेशनल्स फ्रॉम श्रीलंका एंड नेपाल फ्रॉम लेबनान ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के बारे में आप जानते होंगे, इट हैज़ बीन इन द न्यूज़ कंटिन्यूसली ड्यूरिंग दिस कन्फ्लिक्ट। जो हमस के साथ चल रही थी उसमें हिजबुल्लाह इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की तरह भी राइज कर चुका है आज की डेट में लेबनान में। इंडियन नेवी ने इसमें इस ऑपरेशन सुकून में एक मेजर रोल प्ले किया था, और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के लिए ये लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। I guess I'm pretty clear with this. This was all from today's UPSC series. ये 2007 के क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इन्हें अटैम्प्ट करने की ट्राई कीजिएगा, मेरे बोलने से पहले आंसर खुद लिखने की ट्राई कीजिएगा, एंड टू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया, कितना परसेंट, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है या आप चाहते हैं मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आ सकता हूँ। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। मैं मिलूंगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब channel, that is Chahal Academy. Thank you so much, guys.